इस भयंकर इंसिडेंट को समझने के लिए हमें क्रोएशिया के इस आइलैंड पर बनी हुई साइड में ही पॉगनिसा केव में जाना पड़ेगा और दिन था 10 सितंबर 2002 का, जब मिरोस्लाव कुकलिस नाम का एक बंदा अपने साथ 7 और दोस्तों को लेकर एक यॉट के अंदर बैठकर इस समुद्री इलाके के अंदर डाइविंग करने की तैयारी में थे। इस ग्रुप के अंदर 2 डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स, एक यॉट का कैप्टन और बाकी सारे ये मतलब कि सारे डाइविंग वाले लोग ही थे। इन सभी को बहुत अच्छे से डाइविंग आती थी, बट इन्होंने अपने साथ इस एरिया को समझने के लिए 2 इंस्ट्रक्टर भी ले लिए थे और अब ये लोग अपना ट्रिप पूरा करने वाले थे। बेशक ये जो इंस्ट्रक्टर इन लोगों के साथ आए थे वो इस इलाके के नहीं थे, इसलिए उनको इस समुद्री इलाके के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं। बस इनको ये पता था कि इस समुद्री इलाके में पॉगनिसा केव है, लेकिन वो कहां पर है, उसका एंट्रेंस कहां से है, ये किसी को भी नहीं पता। पूरा दिन इन लोगों ने समुद्र के अंदर तकरीबन 20 से 25 मीटर की गहराई में जा जाकर डाइविंग करी, लेकिन इनको फिर भी वो एंट्रेंस नहीं मिला कि कहां से पॉगनिसा केव के अंदर एंटर किया जा सकता है। रात हो चुकी थी, सभी लोग वापस उस यॉट पर आए, खाना वाना खाने लगे और खाना खाते खाते मिरोस्लाव कुकिलिस ने खुद कहा कि शायद मुझे इस केव का एंट्रेंस मिल चुका है, लेकिन मैं इस बात के लिए पक्का नहीं हूं। लेकिन बाकी सारे बचे हुए लोगों ने कहा कि हो सकता है तुमने कुछ और देखा हो, लेकिन फिर भी मिरोस्लाव अपने लिए कॉन्फिडेंट था कि हाँ हो सकता है मैंने कुछ और देखा हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि वो जगह सबसे अलग थी, तो हो सकता है वही इस पॉगनिसा केव का एंट्रेंस हो। खाना खत्म करने के बाद सभी लोगों ने मिरोस्लाव को कहा कि ठीक है, जो तुमने देखा है वो हमें दिखाओ, किस लोकेशन पर तुमने देखा था। तो मिरोस्लाव ने कैप्टन को कहा कि यॉट को थोड़ा उस तरफ मोड़ लो। एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर सभी लोगों ने अपने स्कूबा डाइविंग्स के वो गियर पहने, जो वो सिलेंडर वगैरह होता है और स्पेशल सूट वगैरह होता है, वो सब कुछ पहनकर, मास्क वगैरह पहनकर अब ये सभी लोग नीचे जाने के लिए तैयार थे। बट मिरोस्लाव ने कहा कि मैं यहीं रुकता हूं, तुम पहले जाकर इंस्ट्रक्टर के साथ देख कर आओ कि क्या नीचे जाना सेफ है या नहीं। सो 2 डाइविंग इंस्ट्रक्टर, इसके साथ 2 और लोग अलग से, ये चारों लोग उस यॉट से अपने सारे स्कूबा डाइविंग गियर्स पहनकर नीचे कूद चुके थे, जबकि मिरोस्लाव ऊपर की तरफ वो टॉर्च करके नीचे देख रहा था कि ये लोग कहां तक पहुंचे हैं। जो 4 लोग नीचे की तरफ गए थे, उन्होंने जैसे उस एंट्रेंस को देखा तो वो समझ चुके थे कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि पॉगनिसा केव का एंट्रेंस ही है, क्योंकि इसके अलावा आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ सी बेड ही है। सो ये 4 लोग उस पॉगनिसा केव के एंट्रेंस के अंदर नीचे की तरफ जाते गए और तकरीबन 35 मीटर की गहराई पर जाने के बाद इन चारों लोगों को दिखा कि ये सुरंग नीचे जाते जाते 2 हिस्सों में आगे डिवाइड हो रही है और इससे आगे जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। चारों लोगों ने उसी पॉइंट से वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं बस एक बार अंदर देखना चाहता हूं कि आखिर अंदर है क्या। सो वो तकरीबन 3 मीटर तक और ज्यादा गहराई में गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैनिक कर गया, क्योंकि अंदर जाते ही उसको कुछ अजीब सा फील होने लगा। सो उसने वापस अपना गियर घुमाया, ऊपर की तरफ आया और चारों लोग वापस अब सरफेस पर आकर वापस यॉट पर जाकर डिस्कस करने लगे कि उनको नीचे क्या क्या कुछ दिखा था। बातें करते करते उस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं जब 3 मीटर अंदर गया तो मुझे बहुत अजीब सा पैनिक अटैक हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके अंदर गुम हो जाऊंगा, इसलिए मैंने वापस मुड़ने का फैसला किया और मैं अंधेरे में अपने हाथ पैर मारते हुए बाहर की तरफ आ गया। बेशक मैं 3 मीटर ही गया था, ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन मुझे अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, इसलिए हम इस रात के टाइम पर तो अंदर जाने का बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। हम किसी और दिन यहाँ पर आएंगे और साथ में कोई लोकल इंस्ट्रक्टर लेकर आएंगे जो हमें इस पॉगनिसा केव के अंदर अच्छे से डाइविंग करवा दें, क्योंकि हम अकेले इसके अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। खैर सभी लोगों ने वापस अपने स्कूबा डाइविंग गियर्स पहने, क्योंकि अब इन लोगों का प्लान था कि वो इस एंट्रेंस के बस आसपास देखेंगे कि क्या क्या इलाका है, कैसा इलाका है, यहाँ और क्या क्या कुछ मिल सकता है। सो सभी लोगों ने अपने स्कूबा डाइविंग गियर्स वापस पहने, इंक्लूडिंग मिरोस्लाव कुकलिस, वो भी अपने स्कूबा डाइविंग गियर पहनकर नीचे समुद्र में छलांग लगा चुका था और सातों के सातों लोग अब नीचे इस एंट्रेंस के आसपास अपनी डाइविंग करने लगे, नई नई चीजों को देखने लगे। कोई भी इस एंट्रेंस के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। तकरीबन आधे पौने घंटे तक नीचे डाइविंग करने के बाद जब सबको लगने लगा कि हो सकता है उनके सिलेंडर की अब गैस खत्म होने वाली हो, क्योंकि सभी के अब वो गैस मीटर के अंदर वार्निंग बजने लगी थी, तो सभी लोगों ने अपने वापस ऊपर सर्विस पर जाने का फैसला किया और सभी के सभी लोग वापस अब यॉट पर चढ़ चुके थे। लेकिन गए ये लोग 7 थे, बट वापस ऊपर 6 ही चढ़े। जब सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो मिरोस्लाव कुकलिस वो उनके साथ मौजूद नहीं था, तो सभी ने अपनी टॉर्च लेकर ऊपर उस यॉट पर खड़े होकर ही आसपास उस टॉर्च से देखना शुरू कर दिया कि मिरोस्लाव कुकलिस कहां चला गया, क्योंकि वो अभी तक उनके साथ डाइविंग कर रहा था, लेकिन वो उनके पास अब है ही नहीं। वो ना ही उनके साथ वापस ऊपर आया और किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सभी लोगों ने अपने जो स्पेयर गैस सिलेंडर्स पड़े हुए थे उनको अपनी कमर के ऊपर टांगा, क्योंकि अब मिरोस्लाव कुकलिस को नीचे ढूंढने जाना था। ऐसे तो वो अपने दोस्त को यहीं पर छोड़कर नहीं जा सकते। इन लोगों ने वापस अपने स्कूबा डाइविंग गियर्स पहनकर दोबारा से समुद्र में छलांग लगाई। उस केव एंट्रेंस के आसपास सभी लोगों ने देखना शुरू किया, लेकिन मिरोस्लाव कुकलिस उसका कहीं भी पता नहीं। सो काफी देर तक ढूंढने के बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे तक दोबारा से ढूंढने के बाद ये लोग वापस ऊपर आए और यॉट पर जाकर वापस डिस्कस करने लगे कि मिरोस्लाव कुकलिस किसी को भी नहीं दिखा।
सभी लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हो सकता है मिरोस्लाव कुकलिस अकेले ही उस पॉगनिसा केव के अंदर एंटर हो चुका है। और ये सिचुएशन सच में बहुत बहुत भयंकर है। और ये इतनी ज्यादा भयंकर क्यों है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जैसे ही कोई भी डाइवर किसी भी केव के अंदर एंटर होता है तो वो एक अलग ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर घुस जाता है। और इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि नीचे एक तो भयंकर अंधेरा, कुछ भी देख पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। इसके अलावा नीचे जो दीवारें होती हैं सुरंगों की, उन दीवारों पर हाथ लगते ही उसके अंदर से भयंकर धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, जो पानी में घुलकर आगे की तरफ देखने की कैपेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देती है। चाहे कितनी ही पावरफुल टॉर्च उन्होंने अपने माथे के ऊपर क्यों ना लगा रखी हो, अगर धूल मिट्टी वाले पानी में वो जाएंगे तो उनको आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भयंकर अंधेरा, उसी के अंदर उनको हाथ पैर से फील करते करते अपना आगे का रास्ता पकड़ना होता है। इसके अलावा बहुत ही नैरो पैसेजेस, जिसके अंदर लिटरली एक आदमी के घुसने की जगह नहीं, उसके अंदर पानी में रहते हुए घुस घुस कर खुद को क्रॉस करना, खुद को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर उस जगह से पास करवाना, ये चीज सच में बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। इसके अलावा एक और साइलेंट किलर जो कि तकरीबन 30 से 35 मीटर की गहराई के बाद शुरू हो जाता है, और वो है नाइट्रोजन नार्कोसिस। जी हाँ, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये लोग अपने साथ अपनी कमर पर बांधकर नीचे लेकर जाते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी मिक्स की जाती है ताकि वही एयर सप्लाई इनको मिलती रहे जो कि ये आम वातावरण में जैसे कि हम अभी सांस ले रहे हैं, एग्जैक्टली यही सांस उनको नीचे दी जाती है उन गैस सिलेंडर्स में भरकर। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि तकरीबन 35 मीटर के नीचे जाने के बाद ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर शरीर के ऊपर पड़ता है कि जो भी नाइट्रोजन इनहेल की जाती है वो असल में बहुत बहुत ज्यादा नशीली बन जाती है। और जैसे ही कोई भी डाइवर उन आम डाइविंग सूट्स के अंदर उस नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो गया तो लिटरली वो नशे में हो जाएगा। अब आप सोच कर देखिए कितना भयंकर वो एनवायरनमेंट होगा, बिल्कुल अंधेरा, पूरी की पूरी सुरंग पानी से भरी हुई, बहुत ही पतली सी सुरंग, और उस सुरंग के अंदर कोई व्यक्ति डाइविंग कर रहा है और वो अब नशे में हो चुका है, उसको बेहोशी आ रही है। सोच कर देखिए वो व्यक्ति कितना ज्यादा पैनिक करेगा। इसीलिए जितनी भी केव ट्रेजेडीज होती हैं, जितनी भी इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, उस सभी में, लिटरली सभी में ही डूबना ही व्यक्ति का मौत का कारण बनता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसे सिचुएशन में वो करे तो करे क्या, क्योंकि दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, उसको आगे कुछ दिख नहीं रहा, उसके पास लिमिटेड एयर सप्लाई है जो कि जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी। उसी टेंशन में बंदा समझ ही नहीं पाता कि वो जाए तो जाए कहां। खैर वापस चलते हैं पॉगनिसा केव में। जब ये लोग उस यॉट के ऊपर खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है, क्योंकि मिरोस्लाव कुकलिस वापस अभी तक नहीं आया, तो एक इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मेरे साथ 2 बंदे चलो, मैं उस पॉगनिसा केव के अंदर इस टाइम पर जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि मिरोस्लाव कुकलिस के साथ क्या हुआ है, क्या वो वहीं पर है या फिर उसे कुछ मदद तो नहीं चाहिए। 3 लोगों ने वापस अपने कंधों के ऊपर वो सिलेंडर्स वगैरह टांगे, मास्क वगैरह लगाए, उस पानी के अंदर जंप किया, नीचे गए। 35 मीटर बाद वो एंट्रेंस शुरू हो गया और फाइनली वो इंस्ट्रक्टर उस पॉगनिसा केव के एंट्रेंस के थ्रू उस केव के अंदर अब घुस चुका था, जबकि दोनों बाकी डाइवर्स उस एंट्रेंस के ऊपर खड़े रहकर उसका वेट कर रहे थे। तकरीबन 45 मिनटों तक वेट करने के बाद वो डाइवर जो इंस्ट्रक्टर अंदर गया था वो वापस आ चुका था, लेकिन उसे अभी भी पॉगनिसा केव के अंदर मिरोस्लाव कुकलिस कहीं नहीं दिखा। ये तीनों लोग वापस अपनी यॉट पर आए और अब ये हार मान चुके थे, क्योंकि इनको आगे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इन लोगों ने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधा वहीं की लोकल पुलिस के पास डायल किया। पुलिस ने कंप्लेंट वहीं लिख ली और सुबह होने का वेट किया। सुबह सुबह पुलिस वालों की यॉट इस जगह पर पहुंच चुकी थी। इसके साथ 2 माहिर पुलिस वाले डाइवर्स जो कि डाइविंग का काम कर रहे थे पुलिस वालों के लिए, वो डाइवर्स अब मौके पर पहुंच चुके थे यहाँ पर मिरोस्लाव कुकलिस को ढूंढने के लिए। दोनों पुलिस वालों ने पहले तो सी बेड के आसपास यानी कि समुद्री तल के आसपास मिरोस्लाव कुकलिस को ढूंढा, लेकिन उनको कहीं भी ना तो मिरोस्लाव कुकलिस खुद दिखा, ना ही उसकी कोई बॉडी वगैरह दिखी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना वो पॉगनिसा केव के अंदर अब जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसके अलावा तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोनों पुलिस वाले डाइवर्स इस पॉगनिसा केव के अंदर एंटर हुए, लेकिन 1 घंटा बीत चुका था। एक डाइवर वापस आ गया पुलिस वाला, लेकिन दूसरा पुलिस वाला डाइवर ओलिवर अभी तक वापस नहीं आया। अब ओलिवर को ढूंढने के लिए अलग से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक ढूंढने के बाद फाइनली ओलिवर की लाश ही उस पॉगनिसा केव के एंट्रेंस से वापस अपने आप तैरते हुए ऊपर की तरफ आई, क्योंकि ओलिवर खुद सोच कर देखिए बचाने वाला ही बेचारा शिकार हो चुका था। ये पॉगनिसा केव इतनी ज़्यादा भयंकर थी, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी दिन के टाइम पर, क्योंकि जो दूसरा डाइवर ओलिवर के साथ गया था उसने बताया कि जैसे उसने इस केव के अंदर एंटर किया और यह केव नीचे जाकर 2 हिस्सों में बटी
किसी एक गली के अंदर एंटर करते ही वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी उस पानी के अंदर घुली हुई थी। हमारी टॉर्च लगभग कुछ भी काम नहीं कर रही थी, हमारी आंखें अंधी हो चुकी थी, हमें सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा। हम आगे जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास लिमिटेड एयर सप्लाई है, अगर हम अंदर जाकर गुम हो गए तो हमारे साथ क्या होगा इसका हमें अच्छे से अंदाजा था। लेकिन ओलिवर के साथ क्या हुआ ये हम समझ सकते हैं। नीचे जाने पर उसको भी नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया होगा, बाद में वो नशे की हालत में उसको भी समझ नहीं आया होगा कि करे तो करे क्या। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया होगा, उसकी एयर सप्लाई वहीं पर बेचारे की खत्म हो गई होगी और उसकी वजह से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। जिसके बाद दोपहर होते होते पुलिस वालों को भी मजबूरन हाईली एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स को बुलाना पड़ा और 2 अलग से हाईली एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स मौके पर पहुंच चुके थे। उन दोनों हाईली एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स ने पूरा 1 घंटा लगाकर नीचे इस पूरी पॉगनिसा केव को खंगाला और तब जाकर मिरोस्लाव कुकलिस की डेड बॉडीज उनको इस केव के अंदर फंसी हुई मिली। उन दोनों डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया, यॉट पर रखा गया और उस यॉट के सहारे किनारे तक ले जाया गया और बाद में एम्बुलेंस में लोड करके इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस रेस्क्यूअर ओलिवर की डेथ का तो पुलिस वालों को भी पता था, सबको पता था कि इसकी डेथ क्यों हुई होगी। ऑब्वियसली उसकी एयर सप्लाई खत्म हो गई थी और वो नीचे उसी केव के अंदर पैनिक कर गया होगा और उसको रास्ता ना मिलने की वजह से और सामने कुछ दिखाई ना देने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और नीचे ही उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बट जैसे ही डॉक्टर्स मिरोस्लाव कुकलिस की बॉडी को देख रहे थे, उसने पूरे अपने गियर्स पहने हुए हैं, सब कुछ उसके शरीर पर है, और जैसे ही डॉक्टर्स ने उसके शरीर को देखा, उसकी लाश को देखा, डॉक्टर इतने ज्यादा हैरान, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि मिरोस्लाव कुकलिस की डेथ दम घुटने से हुई है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी छाती में ऊपर चाकू घोंपने का बहुत गहरा निशान था। डॉक्टर्स ने उस चाकू के निशान की पूरी जांच करी। अच्छे से पोस्टमार्टम करने के बाद ये पाया कि हाँ, मिरोस्लाव कुकलिस को चाकू मारा गया था मरने से पहले, और ये चाकू इतना जोर लगा के मारा गया था कि वो पूरा का पूरा अंदर घुसते हुए उसके फेफड़े की हड्डियों को चीरते हुए अंदर ना सिर्फ उसने एक फेफड़े को पंचर किया, बल्कि उसने 2 मेन ब्लड वेसल्स को भी अंदर से काट दिया, जिससे उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसी की वजह से अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग से ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। ये बात जैसे ही पुलिस वालों को पता लगी तो उनको समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने उसको क्यों चाकू मारा, इसके पीछे का रीजन क्या था। अब आप सोच कर देखिए, पुलिस वालों को मोटिव पता करना था कि कोई इसकी जान क्यों लेना चाहेगा, जबकि और भी बहुत इजी तरीके थे मिरोस्लाव कुकलिस की जान लेने के। मान लीजिए ये सारे के सारे डाइवर्स नीचे तैर रहे थे जब केव डाइविंग कर रहे थे, उस टाइम पर जिसको भी इसकी जान लेनी थी वो सिंपली आकर इसकी एयर सप्लाई की पाइप को काट सकता था। ऑब्वियसली मिरोस्लाव कुकलिस मर जाता दम घुटने से, या फिर मिरोस्लाव कुकलिस का किलर उसको जस्ट इस केव के अंदर धक्का देकर या फिर उसके सामने बहुत सारी धूल मिट्टी उठाकर खुद वहां से भाग सकता था और पीछे मिरोस्लाव कुकलिस पैनिक कर जाता और उसकी वहीं दम घुटने से मौत हो जाती। मिरोस्लाव कुकलिस के शरीर में जो चाकू लगा था वो एक डाइविंग नाइफ था। जी हाँ, जितने भी डाइवर्स होते हैं उनके सूट में एक सुरक्षा के लिए चाकू लगाया जाता है, जिसमें आगे से जो उसकी चोंच होती है वो बिल्कुल भी धारदार नहीं होती, वो ज्यादा पैनी नहीं होती, लेकिन उसका जो एज होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। और इसकी चोंच पैनी ना करने का कारण यह है कि वो चाकू गलती से उस डाइवर को ही ना लग जाए, गलती से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए उसको पहना नहीं रखा जाता। और इसी चाकू को घोंपकर मिरोस्लाव कुकलिस की जान ली गई है। डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बताया कि मिरोस्लाव कुकलिस के शरीर पर कोई भी डिफेंसिव वुंड्स नहीं मिले, मतलब कि जिस टाइम पर उसको चाकू लगा था उस टाइम पर मिरोस्लाव कुकलिस ने अपने आप को बचाने की 1% भी कोशिश नहीं करी। दूसरी बात, मिरोस्लाव कुकलिस के शरीर के अंदर घोंपा गया चाकू कोई और नहीं बल्कि मिरोस्लाव कुकलिस का खुद का था। उसी चाकू को घोंपकर उसकी जान ली गई थी। फर्दर पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स को उसके फेफड़ों के अंदर काफी सारा व्हाइट कलर का लिक्विड सा मिला, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि जब मिरोस्लाव कुकलिस को चाकू लगा होगा उसके बाद उसने कुछ सांसें ली और उन सांसों के थ्रू वो पानी अंदर गया, जो कि अंदर खून के साथ मिलकर उसने अंदर ही एक व्हाइट सा फोमी टाइप लिक्विड बना लिया। रिपोर्ट के अंदर ये कंफर्म किया जा चुका था कि ये चाकू लगने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मिरोस्लाव कुकलिस की मौत हो चुकी थी। पुलिस वालों ने तुरंत जितने भी लोग उस टाइम पर उस यॉट में सवार थे, 7 में से 6 लोग, उन 6 के 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें से ही कोई था या फिर ये सब थे जिन्होंने मिलकर या फिर किसी एक ने मिरोस्लाव कुकलिस के शरीर में चाकू घोंपा और उसकी जान ले ली। जब पुलिस वालों ने इन 6 के 6 लोगों से पूछताछ करी तो सामने आया कि जिस टाइम पर मिरोस्लाव ने खाना खाकर सबको बताया था कि इस इलाके में हमें केव डाइविंग शुरू करनी चाहिए और मिरोस्लाव खुद ऊपर यॉट पर रुका था, उस टाइम पर मिरोस्लाव यॉट में अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ 2 और डाइवर्स, डैनियल और कॉन्जार, ये दोनों उसके साथ थे। बाकी के 4 लोग जो थे वो नीचे जाकर केव डाइविंग कर रहे थे, उस एंट्रेंस को देख रहे थे, जबकि मिरोस्लाव ऊपर से वो टॉर्च वगैरह पकड़कर खड़ा था। पुलिस वालों ने सबसे पहले इन दोनों से ही यानी कि डैनियल और कॉन्जार से पूछताछ करी कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा इसमें क्या रोल है।
जबकि इन दोनों ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं जनाब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस वालों ने 6 के 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया, सभी लोग पास हो चुके थे, लेकिन डैनियल और ये कोंजार ये इस टेस्ट के अंदर पास नहीं हुए। मतलब ये कुछ ना कुछ छुपा रहे थे या फिर ऐसा कुछ लग रहा था जिससे इनके ऊपर शक किया जा सके। इसके अलावा पुलिस वालों को इस यॉट के ऊपर एक लाल रंग का बहुत बड़ा धब्बा भी दिखा, जो कि दिखने में ही लग रहा था कि खून है। पुलिस वालों ने उसका सैंपल भी लिया और अब क्लियर कट शक गहरा हो चुका था डैनियल और कोंजार के ऊपर कि उन्होंने ही इस मिरोस्लाव कोक्लिस का मर्डर किया है। बट मजबूरन पुलिस वालों को इन सब को ही बरी करना पड़ा इस केस से, क्योंकि किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि जो वो लाल धब्बा पुलिस वालों को इस यॉट के ऊपर मिला वो कोई खून नहीं बल्कि नॉर्मल पेंट था, जो कि वहां पर किसी से गिर गया था। दूसरा, कोर्ट ने जो पॉलीग्राफ टेस्ट किए थे उनके रिजल्ट्स को खारिज कर दिया कि नहीं, इनके बिहाफ पर हम किसी के खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं बना सकते कि उसने मर्डर किया है। ये जस्ट एक सबूत के तौर पर तो पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ही पूरा केस बनाना ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से सभी बरे हुए, क्योंकि इन सभी लोगों ने गवाही दी थी कि मिरोस्लाव कोक्लिस हमारे साथ ही तैर रहा था, नीचे केव डाइविंग कर रहा था, बट हम सभी तो ऊपर आ गए, वो नहीं आया। अब सभी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। मान लिया कि ये डैनियल और ये कोंजार झूठ बोल रहे हैं, बाकी लोग तो गवाही दे रहे हैं कि नहीं, हम सभी ने उसको देखा था, हमारे साथ ही तैर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि जैसे ही उसको ये घाव लगा, उसको एक चाकू लगा, उसके तुरंत बाद उसने सांस ली और उसके थ्रू उसके शरीर में पानी चला गया। मतलब ये साफ था कि चाकू लगा है तो ये पानी के अंदर ही लगा है, ये क्राइम पानी के अंदर ही हुआ है। जिसके बाद पुलिस वालों ने मिरोस्लाव कोक्लिस के पूरे डाइविंग सूट को, उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, उन सभी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। और इसके बाद एक बहुत ही भयंकर स्टोरी निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया, उसको एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट किया गया वहां की पुलिस वालों द्वारा। साथ ही जो फॉरेंसिक में डॉक्टर्स मिले हुए थे और जितने भी IT एक्सपर्ट्स थे, उन सभी ने मिलकर एक थ्योरी बनाई, एक रिकंस्ट्रक्शन किया इसका कि आखिर मिरोस्लाव कोक्लिस के साथ क्या हुआ होगा। और यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लोस्ट्रोफोबिक होने वाली है। अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको याद होगा कि तकरीबन 4-5 साल पहले मैं दादेव हनी को प्रमोट किया करता था, और उसको प्रमोट करते करते मुझे खुद उसको खाने की आदत लग गई। जी हाँ, मैं खुद उसको रेगुलर बेसिस पर मंगवाने लग गया और अब भी मैं इनको यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। ये कंच की बोतल की पैकिंग है और ये प्लास्टिक की बोतल की पैकिंग है, बट चीज एक ही है, इसके अंदर बिल्कुल अनप्रोसेस्ड रॉ हनी, सीधा छत्ते से आपकी चम्मच तक। इसके अंदर ना तो कोई कलर वगैरह मिलाया जाता, ना ही कोई एडिटिव्स वगैरह मिलाए जाते, कुछ भी नहीं मिलाया जाता, प्रॉपर रॉ हनी है। बहुत कमाल की चीज है। सर्दियों में तो और ज़्यादा इसका यूज़ बढ़ जाता है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं डेली सर्दियों में इसको गर्म पानी में घोल कर पीता हूँ। मम्मी मेरे को डेली बना कर देती है। सो ये चीज़ बहुत कमाल की है। बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये अपने आप ही ठीक कर देता है। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शहद की क्वालिटी से कोई छुपा हुआ है नहीं। वैसे मार्केट में बहुत सारे अजीब ब्रांड्स के भी मिलते हैं, अजीब ही टेस्ट होता है उनका, बट जब से मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया था तब से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, डेली बेसिस पर यूज़ करता हूँ, पूरी फैमिली यूज़ करती है वैसे तो। सो अगर आप भी इस कमाल के हनी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक दे रखा है अमेजन का, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ट्राई करके देखो यार, मजा आए तो लेना, नहीं तो मत लेना। सो द मोमेंट जिस टाइम पर मिरोस्लाव वो टॉर्च पकड़कर ऊपर खड़ा हुआ था और उसके साथ डैनियल और कोंजार वहीं पर मौजूद थे और बाकी 4 लोग नीचे डाइविंग कर रहे थे, तो जैसे ही चारों लोग वापस ऊपर आए, इन सातों के सातों लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो भी अब नीचे जाएंगे और इस केव के एंट्रेंस के आसपास डाइविंग करेंगे। जिस टाइम पर ये सातों लोग डाइविंग कर रहे थे इस पॉगनिसा केव के एंट्रेंस के आसपास, उस टाइम पर इन सभी डाइवर्स के डाइविंग सूट के ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ था जो इनकी सारी एक्टिविटीज को एनालाइज कर रहा था। तो बाकी 6 लोग तो इस एंट्रेंस के आसपास डाइविंग कर रहे थे, लेकिन इतने में ही मिरोस्लाव चुपके से इस केव के अंदर एंटर हो चुका था। और नीचे जाते ही ये केव, मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे जाते ही 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, 2 गलियां बन रही थी, बीच में वो दीवार जिसमें से अब मिरोस्लाव को चूज करना था कि वो लेफ्ट में जाए या फिर राइट में जाए। तो नीचे जाते जाते तकरीबन 35 मीटर की गहराई के बाद जैसे वो सेक्शन आया राइट या लेफ्ट जाने वाला, तो उस टाइम पर मिरोस्लाव राइट साइड की तरफ एंटर हो चुका था। और जैसे वो धीरे धीरे आगे तैरता हुआ नीचे की तरफ और ज्यादा गया, तब ये केव नीचे जाकर और ज्यादा खुली सी हो गई और इस खुले इलाके को डीप गैलरी का नाम दिया गया। सो वहां पर जाने के बाद भी मिरोस्लाव वहां नहीं रुका, वो और ज्यादा नीचे जाता गया। नीचे जाते जाते केव अलग से और ज़्यादा सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो चुकी थी। मतलब आप समझ कर देखिए, नीचे ये एक अंगूरों का गुच्छा जैसा है, नीचे जाते जाते इसके बहुत सारी जड़ें सी निकलती हैं और ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही थी। ऑब्वियसली जिस टाइम पर मिरोस्लाव ये सारे एक्शंस कर रहा था, उसके सिलेंडर के अंदर 15 लीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिक्स की हुई गैस भरी हुई थी, जिसका प्रेशर तकरीबन 200 बार्स का था।
और उस टाइम पर मिरोस्लाव को सारे के सारे रिस्क का पता था कि जो भी यहाँ पर कुछ हो सकता है उसके साथ, उसके बाद उसको क्या करना है, अगर वो पैनिक में आ जाए तो उस टाइम पर उसको क्या करना है, उसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। उस डीप गैलरी के बिल्कुल बॉटम वाले सेक्शन में जाने के बाद जब वो और अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो चुकी थी, तो उनमें से ही एक ब्रांच के अंदर ये मिरोस्लाव जाकर घुस गया और ये ब्रांच उसको तकरीबन 57 मीटर की गहराई पर लेकर जा चुकी थी। जैसे ही मिरोस्लाव 57 मीटर पर पहुंचा होगा, उस टाइम पर उसने अपने मीटर की तरफ देखा होगा कि हाँ, उसकी गहराई बहुत बहुत ज्यादा हो चुकी है, बट उसको सामने इस केव का बिल्कुल बॉटम पार्ट दिख रहा था। उस टाइम पर उसको दीवार दिख रही थी कि हाँ, इससे ज्यादा नीचे ये केव नहीं जाती। तो उसके मन के अंदर ये एक्साइटमेंट हुई होगी कि वो बस एक बार इसके बॉटम को टच कर ले और उसके बाद वो वापस असेंड करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इस 57 मीटर वाले पॉइंट को टच करने के बाद दोबारा से ये मिरोस्लाव मुड़ा ऊपर जाने के लिए। उस टाइम पर मुड़ने के साथ ही उसने ऊपर पानी की तरफ देखा होगा, जो कि अभी तक बहुत बहुत ज्यादा क्लियर था, लेकिन जिस टाइम पर वो नीचे उतर रहा था, नीचे वाला पानी एकदम क्लियर, लेकिन वो आते आते सारी दीवारों को हाथ लगाता हुआ आया था। और जैसे ही मिरोस्लाव ने मुड़कर वापस ऊपर की तरफ देखा होगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब पानी सारा धुंधला हो चुका था, क्योंकि दीवारों से सारा का सारा सिल्ट उतरकर पानी के अंदर घुल चुका था। बहुत सारे धूल मिट्टी पानी के अंदर घुलकर विजिबिलिटी जीरो कर रही थी, जिसके बाद ऑब्वियसली उस टाइम पर मिरोस्लाव को भी टेंशन होनी शुरू हुई होगी और उसने हाथ लगाते लगाते दोबारा से दीवारों का सहारा लेते हुए ऊपर जाने की डायरेक्शन ढूंढी होगी कि वो किस डायरेक्शन में उसको जाना है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस ब्रांच से बाहर निकलकर बहुत ही नैरो पैसेजेस से होते हुए अपने आप को बचाते हुए ऊपर की तरफ आने लगा, लेकिन दोबारा से वो अब आकर डीप गैलरी के अंदर अटक चुका था। असल में जो डाइवर्स इस पॉगनिसा केव को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इस पूरी की पूरी केव के बहुत हाईली एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं, उन्होंने बताया कि ये डीप गैलरी ही एक ऐसा सेक्शन है जो कि फॉल्स एग्जिट जैसा प्रिटेंड करता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा खुला हुआ है कि कोई भी डाइवर यहां पर पहुंचकर उसको ऐसा लगेगा कि वो वापस सी बेड पर पहुंच चुका है, अब उसको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यही दिक्कत बेचारे मिरोस्लाव के साथ हुई, क्योंकि जैसे वो डीप गैलरी में आया उसने थोड़ी देर वहां पर रुककर सांस ली, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि अब वो ऊपर पहुंचने ही वाला है, लेकिन वो अभी भी डीप गैलरी के अंदर था। उसने वहीं रुककर अपने पैनिक को शांत किया, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आते हुए पैनिक कर चुका था। उसकी हार्ट बीट और उसकी सांस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बट अपने पैनिक को शांत करने के बाद जैसे उसने दोबारा से असेंड करना शुरू किया होगा, उस टाइम पर वो सीधा जाकर ऊपर दीवार से टकराया, क्योंकि वो अभी भी डीप गैलरी में था, जबकि बेचारे मिरोस्लाव को लग रहा होगा कि नहीं, वो इससे एग्जिट हो चुका है। अभी भी उसके डाइव मीटर के अंदर, उसका जो डेप्थ मीटर था उसके अंदर तकरीबन गहराई उसकी 35 मीटर की थी। जब मिरोस्लाव का सर ऊपर जाकर लगा उस दीवार से, तो उसने ऊपर हाथ फैलाकर देखे होंगे कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि उसको तो एग्जिट लग रहा था, उसको सी बेड लग रहा था और ऊपर पहुंचते ही उसके योट आ जानी थी, लेकिन वो अभी भी इस पॉगनिसा केव के अंदर फंसा हुआ था, इस डीप गैलरी के अंदर। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट पर पैनिक करना बनता भी था। मिरोस्लाव बहुत ज्यादा पैनिक कर गया, लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ पैनिक की नहीं थी, बल्कि उसने अपने गैस सिलेंडर के मीटर की तरफ देखा, जिसका प्रेशर घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 20 का रह चुका था। कहाँ 200 से घटकर अब वो 20 बार्स का रह चुका था। मतलब उसके सिलेंडर की गैस अब खत्म होने वाली थी, किसी भी मोमेंट पर उसका दम घुटने ही वाला था। जो हाईली एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स इस पॉगनिसा केव के अंदर डाइविंग करते हैं, वो अपने साथ एक रस्सी बांध कर लेकर जाते हैं। एक बहुत मोटा पाइप होता है, उसके साथ रस्सी भी बंधी होती है, ताकि अगर वो इस पॉगनिसा केव के अंदर गुम हो जाएं तो उनके पास उस पाइप के थ्रू गैस सप्लाई की जा सके, या फिर उस पाइप के थ्रू उनको बाहर की तरफ खींचा भी जा सके। वो उनको रास्ता दिखाने का भी काम करता है। और ये एक्सपीरियंस डाइवर्स भी दिन के टाइम पर ही जाते हैं, ताकि रेस्क्यू अभियान जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। बट मिरोस्लाव कुकलिस ऐसा कोई भी तैयारी नहीं करके गया अपने साथ। ये अकेला ही इस केव के अंदर एंटर हो चुका था, वो भी रात के टाइम पर। खैर, उस मोमेंट पर इधर उधर हाथ पैर मारते हुए फाइनली बेचारा मिरोस्लाव कुकलिस उस डीप गैलरी से भी बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ उसने एक छोटी सी दिक्कत कर दी। बजाय ऊपर की तरफ जाने के, वो दोबारा से नीचे डीप वाले सेक्शन की तरफ मुड़ गया, और इस डीप वाले सेक्शन में मुड़ते ही वो और ज्यादा नीचे जाता गया। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी गहराई अब मीटर के अंदर और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। और जैसे वो संकरी सी गली, बहुत ही पतली सी वो नैरो पैसेज उसको और ज्यादा नीचे की तरफ लेकर जाती गई, उस टाइम तक उसके गैस के सिलेंडर बिल्कुल खाली हो चुका था। तकरीबन 55 मिनटों तक इस पानी में रहने के बाद, इस गुफा में रहने के बाद, मिरोस्लाव समझ चुका था कि वो इस भयंकर जाल के अंदर अब फंस चुका है और यहाँ से निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बेचारा ओलिवर भी एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में जाकर उसकी जान गई, क्योंकि जब उसका भी
कंप्यूटर खंगाला गया तो उसका भी इस गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था। वो भी इसमें गोल गोल चक्कर लगा रहा था, कभी डीप गैलरी में, कभी नीचे वाले सेक्शन में, कभी इधर उधर नैरो पैसेजेस के अंदर फंस कर उसकी भी डाइव कंप्लीट हो चुकी थी। उसका भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया और उसको भी नहीं बचाया जा सका। खैर वापस चलते हैं मिरोस्लेव की पोजीशन में। मिरोस्लेव नीचे की तरफ जाते जाते अब लिटरली उसको कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ से बाहर निकलने की। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी, जिसके बाद बहुत जोर जोर से सांस लेते हुए मिरोस्लेव ने खुद को वापस उसी नैरो पैसेज में घुमाया ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उसको अब तक एहसास हो चुका था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको यहीं मरना है। लेकिन क्यों ना वो थोड़ा सा लड़ झगड़ कर मरे इस पानी के साथ, इस गुफा के साथ। तो उसने वापस अपने आप को ऊपर की तरफ घुमाया और वापस ऊपर जाते जाते अब की बार एक और रास्ता था। मतलब कि अब आप सोच कर देखिए, ऐसे वाई सी पोजीशन है, वो इस साइड से होते हुए आ रहा है और उसको ऊपर की तरफ जाना है। बट जैसे मिरोस्लेव इस रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ आया, बजाय यहाँ से ऐसे ऊपर जाने के वो वापस इसमें नीचे की तरफ आ चुका था, जिस साइड डीप गैलरी बनी हुई थी। तो वापस डीप गैलरी के अंदर आकर उसने खुद को शांत किया कि नहीं, वो अब भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि इधर उधर बहुत घनी धूल उड़ रही है, कहीं उसको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने वहीं पर बैठकर रेस्क्यूअर्स के आने का वेट किया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जिस टाइम पर मिरोस्लेव इस डीप गैलरी के अंदर बैठकर रेस्क्यूअर्स का वेट कर रहा था, उस टाइम पर जिस रास्ते से वो आया था और दोबारा आकर डीप गैलरी में घुसा था, उसी रास्ते में उसके दोस्त जो भी ऊपर ये यॉट पर सवार थे उसका रेस्क्यू कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। लेकिन मिरोस्लेव किसी को भी नहीं मिला और किसी ने इस डीप गैलरी के अंदर घुसने की हिम्मत भी नहीं करी। खैर वो सारे दोस्त वापस ऊपर की तरफ चले गए, उसको उनमें से किसी को भी मिरोस्लेव दिखाई नहीं। मिरोस्लेव साइड में बैठा हुआ था, जस्ट एक दीवार का फर्क था, एक छोटा सा वो पत्थर था, चट्टानी पत्थर, जो कि उस गुफा को अलग अलग दो हिस्सों में बांट रहा था। जिसके बाद उसके सिलेंडर में से भी अब ऑक्सीजन बाहर आनी बंद हो चुकी थी। अब उसने ऑब्वियसली बहुत जोर जोर से सिलेंडर से जुड़े हुए उस मास्क को बहुत जोर जोर से सक करना शुरू कर दिया होगा, उसको वो खींच रहा होगा किसी तरीके से, थोड़ी और गैस उसके मुंह में आ जाए, वो सांस ले पाए। लेकिन सोच कर देखिए कितना भयंकर उस टाइम पर वो क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर रहा होगा कि वो कहीं आ जा नहीं सकता, वो इस ट्रैप के अंदर फंस चुका है, इस जाल के अंदर फंस चुका है, उसके पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है। बट इतने में ही उसने अपनी मौत को सामने देख लिया था कि अब वो मरने ही वाला है और वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता। और खुद की मौत को ईजी बनाने के लिए रेस्क्यूअर्स का वेट करने के बाद जब रेस्क्यूअर्स कोई नहीं आए और खुद की मौत को ईजी बनाने के लिए उसने अपने डाइविंग सूट में, जो साइड में उसके वो टूल्स में चाकू रखा हुआ था, उसने अपने चाकू को निकाला। और ऑब्वियसली सोच कर देखिए, अब उसको जल्दी से जल्दी मरना था, क्योंकि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं मरना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो इस पानी को इनहेल करेगा उस टाइम पर उसका दिमाग ऑक्सीजन मांगेगा, उसका पूरा शरीर ऑक्सीजन मांगेगा, लेकिन उसको ऑक्सीजन की जगह पानी मिलेगा और जिससे वो तड़पेगा। ये मौत बहुत बहुत ज्यादा भयंकर होती है। और अपनी इसी मौत को ईजी बनाने के लिए मिरोस्लेव ने अपना वो चाकू निकाला और जस्ट अपनी छाती के ऊपर रखकर उसको इतनी जोर से दबाया कि वो 11 सेंटीमीटर लंबा चाकू पूरा का पूरा अंदर घुस चुका था। वो चाकू उसने बाहर निकाला। इस टाइम पर ऑब्वियसली मिरोस्लेव बहुत बहुत भयंकर दर्द में होगा, क्योंकि उसका एक फेफड़ा अंदर से पंचर हो चुका था, दूसरा उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। और इसी पैनिक के अंदर सोच कर देखिए लास्ट के वो 2 मिनट कैसे रहे होंगे। इन्हीं 2 मिनट के अंदर अब मिरोस्लेव कुकलिस मरने वाला था। अपने चाकू से अपने ऊपर ही हमला करने के बाद उसने बहुत गहरी गहरी सांसें ली और उन सांसों के थ्रू बहुत सारा पानी उसके फेफड़ों में गया और वो फेफड़ों के थ्रू सारा पानी उसके बॉडी के अंदर फैल चुका था। उसके फेफड़े ब्लॉक हुए, उसकी दम घुटने से वहीं पर मौत हो चुकी थी। बहुत बड़े बड़े डाइवर्स जिन्होंने बुक लिखी, उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि डूबने से मरना लिटरली इस दुनिया की सबसे भयंकर मौत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। हमारी बॉडी ने कभी डूबने को फील ही नहीं किया, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस बॉडी को पता ही नहीं कि इस टाइम पर कैसे डील करना है। हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड करेगी, हमारी बॉडी हवा की डिमांड करेगी, बट हमारे पास हवा है ही नहीं। हम पानी को इनहेल करेंगे और जैसे वो पानी सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाएगा, उस टाइम पर फेफड़ों को पता ही नहीं कि कैसे रिएक्ट करना है, अपनी बॉडी को कैसे सस्टेनली चलाना है। एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर बॉडी को खुद समझ नहीं आता कि उसको मरना तो है, लेकिन किस तरीके से मरना है। दिमाग जीना चाहेगा, दिल धड़कना चाहेगा, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जब तक सांस नहीं आएगी। सांस में अगर पानी आ गया, फेफड़े पानी से भर जाएंगे और दम घुटने से इंसान की मौत हो जाएगी। और जैसे ही मिरोस्लेव ने भी पानी को इनहेल किया होगा, उसके फेफड़ों में पानी भरा होगा, उस टाइम पर मिरोस्लेव धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जाना शुरू हो चुका होगा। जबकि उसका दिमाग कॉन्शियस रहने की कोशिश करेगा, उसका दिल धड़कता रहने की कोशिश करेगा, लेकिन वो खुद अनकॉन्शियस होता जाएगा अपने आप ही। उस अनकॉन्शियसनेस स्टेट के अंदर जाने के बाद शरीर को कुछ भी फील नहीं होगा। दिमाग अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तब भी बनाता रहेगा और आने वाले तकरीबन 15 मिनटों तक
दिमाग अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाएगा, लेकिन उन 15 मिनटों बाद उस दिमाग के अंदर पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वहाँ भी अब पानी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसका दिमाग भी मर जाएगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही मिरोस्लाव कुकलिस के साथ भी हुआ। मिरोस्लाव ने इस मुश्किल में फंसकर, इस जाल में फंसकर अपना प्लान तो ठीक बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से ये प्लान उसके लिए काम नहीं किया होगा। ना सिर्फ उसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई, ना सिर्फ उसको दर्द हुआ होगा उस चाकू का अपने शरीर के अंदर घोंपने के बाद, बल्कि उसको वो पूरा का पूरा फेज अभी फेस करना था जो कि एक डूबने वाला इंसान फेस करता है। जी हाँ, जैसे उसने वो पानी इनहेल किया होगा, ये सारा काम उसके साथ भी हुआ होगा। उसका दिमाग जिंदा रहना चाहता है, उसका दिल धड़कता रहना चाहता होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया। और एट द सेम टाइम उसके फेफड़े ने इंटरनली ब्लीड करना भी शुरू कर दिया। खैर, ये तो थी एक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन जो कि पुलिस वालों ने बताई कि यहाँ मिरोस्लाव के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस वालों ने उसके डाइविंग सूट के ऊपर लगे हुए वो डाइव कंप्यूटर को खंगाला, उसके अंदर उसका पूरा ट्रैक था, जहां पर ये पूरे के पूरे 1 घंटे तक मिरोस्लाव कुकलिस घूमता रहा इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी उस डीप गैलरी में, कभी उस शैलो ग्रेव में, ऊपर नीचे आता जाता रहा। वो अपना रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कभी भी वो सही रास्ते के ऊपर चढ़ा ही नहीं जिससे वो ऊपर आ सकता था। खैर, मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं जब डाइवर्स ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं और उस टाइम पर वो लोग किसी भी तरीके से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पहला ऐसा इंसिडेंट था मिरोस्लाव कुकलिस का, जिसने अपनी पूरी उम्मीदें छोड़ दी एंड मोमेंट तक, और वो अपने आप के साथ ये सब कुछ करना चाह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा, मुझे यहाँ दिक्कत उसके चाकू से हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मिरोस्लाव कुकलिस के पास भी वही चाकू था, साइड से तो बहुत ज्यादा पैना और आगे से टिप पर उसके कोई भी धार नहीं थी। मतलब यहाँ मिरोस्लाव कुकलिस को बहुत जोर लगाना पड़ा होगा उस चाकू को अंदर घोंपने के लिए, जबकि उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। इसी वजह से ये वाला केस पूरी दुनिया में केव डाइविंग की हिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है, क्योंकि और कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना ही पुलिस वालों को मिली, ना ही रिसर्चर्स को मिली, ना ही डॉक्टर्स को मिली, और किसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। एग्जैक्टली यही हुआ था मिरोस्लाव कुकलिस के साथ। मैं आपको क्या बताऊं, हर रोज सैकड़ों या फिर मैं कहूं हजारों डाइवर्स ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार होते हैं और उनमें उनकी जान जाती है। मैं हर रोज की बात कर रहा हूं, हर रोज ऐसे डाइवर्स मरते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा, आज तक तो नहीं देखा। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शनल केस था। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक थी मेरे लिए भी, और आई एम श्योर आपके लिए भी।